नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अभिषेक, मुंबई के स्टूडियो से। लेकिन बात कर रहे हैं हम दिल्ली की, जहां की हवा जहरीली है। वैसे तो कई सारे महानगर ऐसे हैं जहां पर जहरीली हवा ने हम सबको जकड़ लिया है, लेकिन दिल्ली की तस्वीर कुछ भयावह है, क्योंकि वहां पर देश की राजधानी होने के साथ साथ जो हालात हैं वो बेहद दयनीय और चिंताजनक हैं। और ये जो चिंता है ये पहले साल नहीं है, इसके पहले के सालों में भी हमने देखा है। जब कोविड का वक्त नहीं था तब इसी तरीके के हालात बनते थे, लेकिन कोविड के वक्त में हालात थोड़े से अलग थे। जो सबसे बड़ी चिंता है वो अब सुप्रीम कोर्ट में भी है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं है कि पहली बार सुनवाई की है, सुप्रीम कोर्ट ने इसके पहले कई सारे ऐसे उपाय उठाने को कहा था सरकारों को, केंद्र सरकार को भी और दिल्ली की सरकार को भी, ताकि ये जो प्रदूषण है इस मौसम में नियंत्रण में रह सके। दिल्ली की सरकार को भी पता है कि पराली जलाई जाने वाली है, दिल्ली की सरकार को पता है कि इस मौसम में प्रदूषण अपने अधिकतम या उच्चतम स्तर पर हो जाता है, जहां पर लोगों का घरों से सांस लेना भी मुश्किल हो जाए, घरों के अंदर भी। और केंद्र की सरकार को भी पता है। तो आखिरकार बड़ा सवाल ये उठता है सवाल इंडिया के में कि क्या वजह है कि सरकारें अब तक नाकाम रही हैं? क्या ये प्लानिंग की भी कमी है? और ये हम इसी वक्त में क्यों सोचने के लिए निकलते हैं? तो प्रदूषण से निपटने में क्यों हैं हम नाकाम, पहला सवाल। और दूसरा बड़ा सवाल है, दिल्ली एनसीआर में दम घुटने का जिम्मेदार कौन है? ये जो जिम्मेदारी वाली बात है ये सुप्रीम कोर्ट में भी आ चुकी है, और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहने की कोशिश की है कि अगर दिल्ली सरकार इसको एमसीडी पे डालने की कोशिश करेगी तो वो आगे भी आईना दिखाने का काम कर सकती है। वो पूछ सकती है कि आप किस तरीके से पैसे अपने पब्लिसिटी में खर्च करते हैं और उसका ऑडिट कराए, और कितना आपने इन मदों के लिए खर्च किया है, यानी कि दिल्ली की साफ सफाई के लिए खर्च किया है। केंद्र सरकार की भी जवाबदेही है, जिसको लेकर आज हम सवाल कर रहे हैं महेश वर्मा, जो कि नेता बीजेपी हैं, और संजीव झा विधायक हैं आम आदमी पार्टी के। हमारे साथ अविकल सोमवंशी भी जुड़ेंगे, वो प्रोग्राम मैनेजर हैं क्लीन एयर कैंपेन के सीएसई के। उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जिम्मेदारी कहां तक राजनीतिक है और कहां तक इसमें प्रदूषण के बहुत सारे ऐसे कारक हैं जिसमें किसान भी जिम्मेदार हैं। तो सबसे पहले हमारे साथ तीनों मेहमान जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं संजीव झा जी आपके पास आ रहा हूं, चूंकि दिल्ली में आपकी सरकार है, कि आपने क्या किया दिल्ली की, आपको आज फटकार भी लगी है। आप एमसीडी पर क्यों अपना पूरा का पूरा भार डालने की कोशिश कर रहे हैं? आपने मशीनें क्यों नहीं खरीदवाई? पानी का स्प्रिंकल आपने क्यों नहीं करवाया? और आपको क्या पहले से पता नहीं था कि ऐसे हालात दिल्ली के बनने वाले हैं? देखिए, मुझे लगता है कि देश में दिल्ली सरकार एकमात्र ऐसी सरकार है जो लगातार इस इशू को लेकर सेंसिटिव है और लगातार प्रयास करती रही है। आपको याद होगा कि दिल्ली में सबसे बड़ी संकट बिजली की थी कि आधे दिन बिजली रहते थे, आधे दिन जनरेटर चलता था। आज 24 घंटे दिल्ली में बिजली आकर के जनरेटर्स जो दिल्ली में थे वो जनरेटर बंद हो गया। इसी तरह से हमारे जितने थर्मल प्लांट थे हमने दिल्ली से शिफ्ट कराए, जितनी भी इंडस्ट्रीज थी उसको हमने यहाँ से शिफ्ट कराया। देखिए, ये स्टेबल बर्निंग, ये पराली का जलने का बहुत बड़ा मुद्दा होता था। अभी दिल्ली में बायो डिकम्पोजर के जरिए हम सब लोगों ने, दिल्ली में कोई भी किसान अपनी पराली को नहीं जला रहा है, और इससे एक फायदा और ये हो रहा है कि जमीन की उर्वरा शक्ति भी बढ़ रही है। तो मुझे लगता है वो तमाम प्रयास दिल्ली सरकार लगातार करती रही है, लेकिन हमारा ये कहना है कि केवल दिल्ली को आइसोलेशन में प्रयास करने से ये पॉल्यूशन खत्म नहीं होने वाला, जब तक ये नेबरिंग स्टेट मिलकर के ठीक से काम नहीं करेंगे। और जब यही बात हमने आज कोर्ट में भी कहा, हालांकि कोर्ट में आज बिल्कुल संजीव झा जी, लेकिन मैं इसमें थोड़ा आपको सुधारना चाहता हूं, क्योंकि हमारे साथ अविकल जी भी हैं, वो भी आपको हो सकता है इस मामले में थोड़ी सी तथ्य दे पाएं। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें कहने की कोशिश की है कि देखिए, पराली अकेली समस्या नहीं है जिसकी वजह से दिल्ली के हालात ऐसे बने हैं। पराली एक बहुत बड़ी समस्या का छोटा सा हिस्सा है, जिसको आप बहुत बड़ा करके दिखा रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा, ये मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूं कि क्योंकि विपक्ष आपके ऊपर लगातार इल्जाम लगाता रहा है कि आप अपनी समस्या के लिए अड़ोसी पड़ोसियों को ज्यादा जिम्मेदार ठहराते हैं। तो मैं अविकल के पास आ रहा हूं। अविकल जी, आप हमें अपने तथ्यों की नजर से बता पाएं कि क्या दिल्ली में सिर्फ, बिल्कुल मैं आऊंगा आपके पास, आपके पास आऊंगा संजीव जी। मैं अविकल के पास जा रहा हूं। अविकल, आप अगर हमें तथ्य की नजर से बता पाएं कि क्या दिल्ली में सिर्फ पराली की समस्या की वजह से इतना प्रदूषण है, या स्थानीय सरकार कुछ कर सकती थी जो वक्त रहते उसने नहीं किया?
जी, पराली प्रदूषण का कारण है, लेकिन मुख्य कारण नहीं है। इस मौसम में हमने कुछ ही दिनों पहले एनालिसिस किया था कि मिड अक्टूबर से अभी नवंबर तक जितना जो प्रदूषण हुआ है, उसमें पराली का योगदान 15% से कम रहा है। और दिल्ली का खुद का प्रदूषण जो दिल्ली में पैदा होता है वो 30 से 32% के आसपास है, और बाकी का 50% बाकी एनसीआर के शहरों के गाजिया, नोएडाबाद, मेरठ वगैरह से आ रहा है। जो दिल्ली के अंदर ही पोल्यूशन है, उसमें से आधा पोल्यूशन आपका वाहनों से आ रहा है, जो 30 का आधा 15% आता है, जो पराली के प्रतिशत के बराबर है, उससे ज्यादा है थोड़ा सा। और बाकी आपका रेसिडेंशियल इलाकों में घरों के अंदर से प्रदूषण निकल रहा है। आपकी जो छोटी अनऑर्गेनाइज सेक्टर की इंडस्ट्रीज है जिन पे कंट्रोल नहीं है, वहां से प्रदूषण आ रहा है, वो तीसरे नंबर पे आती है। उसके बाद आपकी कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन की जो एक्टिविटी चल रही है उसकी वजह से होता है। तो ये इस मौसम का हालात है, और ये हर साल होता है। और मैं कहूंगा कि दिल्ली सरकार ने भी कुछ काम किया है, केंद्र सरकार ने भी काम किया है। जो इमरजेंसी सिचुएशन होती है इस समय, वो मौसम की वजह से है, और ये हर साल होती है। तो इसके लिए आपको, इस इमरजेंसी के लिए आपको तैयार रहने की जरूरत है, और उसके लिए एडिशनल स्टेप लेने की जरूरत है। जो इमरजेंसी स्टेप अभी लिए जा रहे हैं, ये हालात तो पिछले 10-12 दिन से हैं। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगने के बाद ये क्यों लिए जा रहे हैं, ये समझ में नहीं आता। मौसम सुधर जाएगा, लेकिन ये जो मौसम है ये कुछ लोगों पर बहुत भारी पड़ता है। महेश जी, आज सुप्रीम कोर्ट में ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली की सरकार से जवाबदेही मांगी गई है। आप तीनों मेहमानों को से मैं माफ़ी चाहता हूँ। थोड़ी देर के लिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रोग्राम में जा रहे हैं इस समय। वो हबीबगंज स्टेशन का नाम जो बदला गया है, कमलापति, रानी कमलापति किया गया है, उस प्रोग्राम में कह रहे हैं, कुछ बात कर रहे हैं, पहले उनके पास चलते हैं। विशेष रूप से जनजातीय समाज को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज यहां इस कार्यक्रम में भोपाल रानी कमलापति बरखेड़ा लाइन का तिहरीकरण, गुना ग्वालियर खंड का बिजलीकरण, फतेहाबाद चंद्रावती गंज उज्जैन और मथेला निमारखेड़ी खंड का बिजलीकरण और उसे ब्रॉडगेज में बदलने के प्रोजेक्ट का भी लोकार्पण हुआ है। इन सभी सुविधाओं के बनने से मध्य प्रदेश के सबसे व्यस्त रेल रूट में से एक पर दबाव कम होगा और पर्यटन, तीर्थाटन के अहम स्थानों की कनेक्टिविटी अधिक सशक्त होगी। विशेष रूप से महाकाल की नगरी उज्जैन और देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, इसके बीच मेमू सेवा शुरू होने से रोजाना सफर करने वाले हजारों यात्रियों को सीधा लाभ होगा। अब इंदौर वाले महाकाल के दर्शन कर समय पर लौट भी पाएंगे और जो कर्मचारी, व्यवसायी, श्रमिक साथी रोज अप डाउन यात्रा करते हैं, उनको भी बहुत बड़ी सुविधा होगी। बहनों और भाइयों, भारत कैसे बदल रहा है, सपने कैसे सच हो सकते हैं, ये देखना हो तो आज इसका एक उत्तम उदाहरण भारतीय रेलवे भी बन रहा है। 6-7 पहले तक जिसका भी पाला भारतीय रेल से पड़ता था, तो वो भारतीय रेल को ही
तो हबीबगंज स्टेशन का नाम रानी कमलापति स्टेशन कर दिया गया है, उसका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। अब सीधे हम वापस दोबारा अपने प्रोग्राम में आते हैं, जिसमें हम चिंताएं व्यक्त कर रहे हैं उस राजधानी की जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रहते हैं, राष्ट्रपति भी रहते हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार भी रहती है और पूरे देश के जितने भी हुक्मरान हैं वो भी रहते हैं। बड़ा सवाल है आपके साथ महेश वर्मा जी, माफ करिएगा कि हम प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में भी जाना पड़ा हमें, तो आपको रोकना पड़ा। महेश वर्मा जी, मुझे ये बताएं कि केंद्र की सरकार ने क्या क्या किया है, क्योंकि आज आपकी भी जिम्मेदारी ठहराई गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और सुप्रीम कोर्ट आपसे भी समझना चाहता है कि आप लोग अब तक कर क्या रहे थे। अगर आपको पता था हालात ऐसे बनने वाले हैं तो आपने वक्त रहते क्या कदम उठाए, और वक्त रहते हुए कदम क्यों नहीं उठाए? आप दिल्ली की सरकार को बुला सकते थे। अक्सर आप लोग कहते भी रहते हैं कि आपकी जो राज्यपाल की, उपराज्यपाल की सरकार है दिल्ली में। शर्मा जी, ऐसा है कि केजरीवाल सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपनी हक की जब लड़ाई लड़ी तो उसमें स्पष्ट कर दिया सुप्रीम कोर्ट की केजरीवाल सरकार को क्या करना है, केंद्र सरकार को क्या करना है। केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, स्वाभाविक रूप से जो भी चीज सरकार से पूछी जाएगी और उस चीज से हम कहीं डिनाई नहीं करते हैं, लेकिन सवाल यह है कि पैसे ये खाएंगे और प्रदूषण कंट्रोल करने का काम हम करेंगे, ये तो नहीं हो सकता है ना। इन्होंने क्या किया कि पोल्यूशन की बड़ी बड़ी मशीनें पता नहीं कहां से लेकर आए और उसको लगाया और ये बताया कि इससे प्रदूषण कम हो जाएगा। कहाँ प्रदूषण कम हुआ? सवाल है कि पराली के नाम पर जो फंड था, जो एनजीटी का ऑर्डर था, उसके अकॉर्डिंग जो फंड पैसे जमा करने थे वो पैसे इन्होंने जमा ही नहीं किए। डीटीसी बसों से जो सेस लगा के ये इनके पास 1800-1900 करोड़ रुपए जमा है आज के, उन पैसों को ये कहाँ लेकर जाते हैं ये कुछ नहीं बताते हैं। इस तरह से लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही केजरीवाल सरकार आज की डेट पे करे ना, स्पष्ट बताए कि केंद्र सरकार के कहाँ डिफॉल्ट है। सुप्रीम कोर्ट में है, कहते कि हमारी कोई जिम्मेवारी है। आप दिल्ली सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, हम सुन लीजिए शर्मा जी, पहले बात कम की। हम अपनी जिम्मेवारी और जवाबदेही से केंद्र सरकार अगर भाग रही है तो सुप्रीम कोर्ट में है, बताए ना कि हाँ आपकी ये गलती है, आपने ऐसे। ये एमसीडी पे जो एक मेंटेनेंस एजेंसी की तरह काम ये आज करवा रहे हैं, हजारों करोड़ रुपया एमसीडी का लेकर बैठे हुए हैं, उसको ये कह रही है कि पोल्यूशन की जिम्मेवारी इनकी है। ये प्रवचन से सरकार चलेगी? प्रवचन से प्रदूषण ठीक होगा दिल्ली में? यही अब मतलब केजरीवाल सरकार यही करना चाहती है। मुझे हर बात को ये तो बता सकते हैं, प्रचार और प्रवचन से चलाना, ये तो मतलब बहुत ही हास्यास्पद। महेश वर्मा जी, लेकिन मुझे ये सवाल का अगर आप जवाब दे पाए कि जैसे पटाखों पर नियंत्रण की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की भी थी और दिल्ली पुलिस की भी थी, और आपके पास तंत्र है जिसमें आप उन फैक्ट्रीज तक को कंट्रोल कर सकते हैं, आप दिल्ली में आवक को भी कंट्रोल कर सकते हैं, आप हर तरीके का, केंद्र शासित प्रदेश है, तो आपने उस वक्त में क्या क्या कदम उठाए? कुछ केंद्र सरकार के ऐसे कदम जिनको आप ये शर्मा जी आपका नहीं, ये शर्मा जी ये सवाल आपके उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विपरीत है जो सुप्रीम कोर्ट ने बाइफरकेट कर दिया था कि इनके अधिकार क्षेत्र में क्या जाता है, एलजी के पास क्या रहेगा, केंद्र सरकार के पास क्या रहेगा। और ये अगर प्रदूषण के मामले में पूरी तरह से दिल्ली सरकार जिम्मेवार है, अगर ये उस जवाबदेही से, उस जिम्मेवारी से ये भागना चाहती है तो ये झूठे और फरेबी लोग हैं जो जनता के साथ, जनता की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। यही काम इन्होंने कोरोना में किया। कोरोना का रोना भी इनका ये ऐसा ही था जैसे आज प्रदूषण के ऊपर है। ठीक है, मैं संजीव आपसे इस सवाल का जवाब लूंगा कि बीजेपी ये मानती है कि क्या आपकी जिम्मेदारियां ये तय है कि आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है, और ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में, हालांकि मैं सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार के जो जवाब थे वो तो मैं पढ़ पाया था हलफनामा, आप एनसीआर की बात कर रहे हैं। महेश वर्मा जी, जो बड़ा सवाल है जो बीजेपी, आम आदमी पार्टी की सरकार भी पूछ रही है कि बिना एनसीआर में बदलाव किए हुए आप अकेले दिल्ली में बहुत सारे बदलावों से उम्मीद नहीं कर सकते हैं, तो ये इनकी मांग में क्या केंद्र की सरकार मदद करने को तैयार है? यानी कि आप गाजियाबाद, नोएडा को भी कहेंगे कि आप भी पोल्यूशन कंट्रोल करिए? नहीं, गाजियाबाद और नोएडा को पोल्यूशन कंट्रोल करने की कोई जो बात है ना, वो एनसीआर की, जो दिल्ली एनसीआर की जो आप बात कर रहे हो और जो दिल्ली की बात कर रहे हो, बात ये दिल्ली के ऊपर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के पोल्यूशन के ऊपर बात कर रहा है। आपका मुद्दा आज का जो आप ये डिबेट कर रहे हो दिल्ली में जो पोल्यूशन है उसको लेकर कर रहे हो। गाजियाबाद और नोएडा के पोल्यूशन जो है वो दिल्ली को हाँ, लेकिन आप इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं कर रहे हैं। महेश जी, लेकिन दोनों चीजों के क्या हम अलग अलग करके देख सकते हैं क्या?
नहीं, अभी मुझे आप ये बताइए कि क्या मेरे पड़ोसी, मतलब नोएडा में अगर मेरे पड़ोसी के यहाँ से धुआं निकल रहा है तो मेरे दिल्ली भी खराब हो रही है उससे, तो क्या हम इन चीजों को अलग अलग करके देख सकते हैं क्या? तो ये मेरा सवाल है। क्या धुआं, तो शर्मा जी ये क्या नहीं हो सकता है कि दिल्ली का धुआं उन पड़ोसियों को खराब कर रहा हो? ये तो सवाल स्वाभाविक पैदा होता है ना, जब आप ये सवाल करेंगे तो ये सवाल तो बिल्कुल तो फिर बिल्कुल ये पहले ये पूछ लीजिए ना। बिल्कुल इसको लेकर आंकड़ों पे आना पड़ेगा अविकल। बिल्कुल बिल्कुल, मैं संजीव जी आपके पास आऊंगा। आप ये चूंकि राजनीतिक सवाल है तो राजनीतिक मामले जवाबदेही की बात अलग होगी। मैं अविकल आपसे समझना चाहता हूं कि ये जो दिल्ली एनसीआर का मामला आज कोर्ट में उठा है कि साहब अकेले दिल्ली कुछ नहीं कर सकती है, उसके लिए उस जो अड़ोसी पड़ोसी हैं हरियाणा और उत्तर प्रदेश, उनको भी हमारे साथ हाथ मिलाना पड़ेगा, तब जाके हम दिल्ली में पोल्यूशन कंट्रोल कर सकते हैं। तो क्या ये जवाबदेही से बचने का मामला है या आपको लगता है कि इस तथ्य में दम है? इस तथ्य में बिल्कुल दम है। दिल्ली का जो प्रदूषण है वो सिर्फ दिल्ली का नहीं है, एनसीआर का पोल्यूशन है। हवा सरहदें नहीं जानती, हवा जहां भी दिल्ली की हवा नोएडा बहती है, नोएडा की हवा दिल्ली आती है, हवा की रुख बदलने का बस मामला है। हमने कुछ दिनों पहले अपनी स्टडी की थी, उसमें हमने पाया था कि 15% तो पराली से आ रहा है धुआं, 30% दिल्ली का खुद का धुआं है और 50% एक्चुअली एनसीआर शहरों का धुआं है। तो आप 50% को दिल्ली का अगर अपने 30% की एकदम ठीक कर ले, जो 50% धुआं एनसीआर के शहरों से आ रहा है, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत, उनको भी कम करने की जरूरत है। और यहाँ तो दिल्ली के शहरों, दिल्ली के लोगों की स्वास्थ्य का बात नहीं है, नोएडा के लोग भी सफर कर रहे हैं। गाजियाबाद की हवा दिल्ली से ज्यादा प्रदूषित होती है, तो आपको हर जगह की बात करने की जरूरत है, हर जगह को प्रदूषण कम करने की जरूरत है। तो दिल्ली कम कर लेगा तो पूरा रीजन साफ नहीं हो जाएगा। हाँ, ये सच है कि दिल्ली का प्रदूषण बह के नोएडा जाता है, लेकिन आपका सोनीपत और रोहतक का प्रदूषण बह के दिल्ली आता है, और जब हवा उलटती है तो नोएडा का प्रदूषण बह के दिल्ली आता है। तो आप एक जगह की बात करने से नहीं होगा, आपको इंडो गैंगटिक प्लान में सारे शहरों को अपने प्रदूषण कम करने। बिल्कुल, इसके लिए नोडल एजेंसी कोई बड़ी एजेंसी हो सकती है, और जो कि जाहिर सी बात है कि केंद्र की सरकार की एजेंसी ही हो सकती है जो सब चीजों को एक तरीके से कर पाए। संजीव झा जी कुछ जवाब, आप राजनीतिक जवाब। जी महेश जी आपके पास आएंगे जब भी वक्त हो। देखिए, मैं अभी महेश जी को सुन रहा था, महेश जी का कहना है कि आप अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते हैं। पहली बात कि महेश जी ने आज ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये तय कर दिया था कि दिल्ली सरकार की क्या जिम्मेदारी और केंद्र सरकार की क्या जिम्मेदारी। काश सुप्रीम कोर्ट के उस डिसीजन का इनका सम्मान होता तो इनको बिल नहीं लाना पड़ता अपनी पार्लियामेंट में कि दिल्ली सरकार का मतलब एलजी होता है। खैर मैं उस डिबेट में नहीं जाऊंगा, बहुत लंबा डिबेट है। दूसरी बात ये कह रहे थे कि दिल्ली का पोल्यूशन है और ये उत्तर प्रदेश, ये एनसीआर का कोई इसका मतलब नहीं है। मुझे लगता है कि एक चीज आप देखेंगे, देखिए मैंने पहले अपनी ओपनिंग बातों में ही आपको कहा था कि दो तरह से प्रयास करने पड़ेंगे। एक, आपको ये 365 दिन क्या करना है, और फिर जब ये इमरजेंसी आता है तो क्या आपको करना है। हमने आपको कहा ना कि पहली बात हमने दिल्ली में किया कि 24 घंटे बिजली का जनरेटर हमने बंद कराया, हमने यहाँ जितने भी इंडस्ट्री थे उसको हमने यहाँ शिफ्ट कराया, हमने दिल्ली के थर्मल स्टेशन हमने बंद कराया, पराली जलाना बंद कराया बायो डिकम्पोजन के जरिए। तो ये हम ये नहीं करें केवल पराली कारण पॉल्यूशन हो रहा है, मैं ये कह रहा हूं कि ये सारे व्हीकल पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया हमने, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन कैसे कंट्रोल किया हमने। और अब जब मान लीजिए यहां पर कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है, देखिए लगातार अक्टूबर नवंबर में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने AQI डालते रहे। अब देखिए पिछले नवंबर में अगर 1 नवंबर को 281 था और आज 411 है। और देखेंगे अगर 24 घंटे का अगर आप हरियाणा का स्टेबल बर्निंग देखेंगे तो पिछले 14 साल का ये रिकॉर्ड ब्रेक किया है, और सबसे ज्यादा स्टेबल बर्निंग ये 2 दिनों में हुआ है। तो हम लगातार सेशन को करते रहे कि आप पराली को लेकर, लेकिन आपके आंकड़े थोड़े से मैच नहीं कर रहे हैं संजीव झा जी, उसको लेकर मैच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर मैं सही समझ पाया हूँ, अविकल भी मुझे ठीक कर सकते हैं कि 15% के करीब है, जो पहले से थोड़ा सा कम है पराली की वजह से जो पोल्यूशन होता है। हमारा डेटा ये कह रहा है कि 35% से 40% जो पोल्यूशन है ये स्टेबल बर्निंग से हमारे दिल्ली में पोल्यूशन होता है। तीसरी बात देखिए, अब जो टेम्पोररी मेजरमेंट है वो भी हमने लिया, लेकिन हमने स्मोक टावर लगाया। तो संजीव जी ये थोड़ा सा यहाँ पे ही आके आपने ना पूरा पेज फंसा दिया। देखिए मसला ये है कि आप 35% बता रहे हैं,
15%। अविकल सोमवंशी जो हैं वो इस मामले के जानकार हैं। मैं इस सब्जेक्ट का उतना बड़ा जानकार हो भी नहीं सकता हूँ। ना आप हो सकते हैं, ना महेश जी हो सकते हैं, लेकिन ये जो प्रोग्राम में आए हैं ये क्लीन एयर कैंपेन के प्रोग्राम को मैनेजर हैं और ये जानते हैं। आप मुझे अविकल जी अगर आप इनको ठीक करना चाहें कि 35% कैसे हो सकता है पराली का पॉल्यूशन। मैं अविकल जी से बात मान लूंगा, मेरी अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। मैं आंकड़े सही करता हूँ। ये जो पराली का प्रदूषण है वो हर दिन वेरी करता है। किसी दिन 2% आता है, किसी दिन 10% आता है, एक आध दिन ये 30-40% भी पहुंच जाता है। कल 12% था, उसके परसों 35% था। और ये अगर सीजनल एवरेज लें, इस सीजन में जब अक्टूबर के मिड से ये शुरू होता है आना और अभी तक का, तो अभी ये 15% ऑन एवरेज है, जो पिछले साल से कम है। मैं बिल्कुल 17% जो अविकल जी कह रहे हैं ऑन एंड एवरेज। संजीव जी ठीक है। हाँ, अब चलिए संजय जी, आप वक्त की थोड़ी कमी पड़ेगी तो आप अपनी बात पूरी करिए। जो मैं समझाना चाह रहा था फिर है कि आपको जो इमरजेंसी मेजर्स क्या लेने हैं। तो अभी हमने पॉल्यूशन हॉट स्पॉट आइडेंटिफाई किया और जहां जहां हॉट स्पॉट है वहां हमारी टीम वहां मॉनिटरिंग कर रही है, कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी तो नहीं हो रही है। हमने ग्रीन ऐप के जरिए पूरे दिल्ली के लोगों को कहा कि आप जहां जहां पॉल्यूशन दिख रहा है वो आप बताइए। ये एमसीडी की जिम्मेदारी की जो बात थी वो इसलिए थी कि अभी हमें देखा कि जहां जहां कचरा जमा है उस सब में आग लगा दिया गया है और ये हमें ग्रीन ऐप पे ये सारे शिकायतें आ रही है। हमने एमसीडी कमिश्नर को डायरेक्शन दिया और सरकार ने दिल्ली सरकार ने डायरेक्शन दिया कि इसको इमीडिएटली रोके, क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है। तो बहुत सारी चीजें मिल करके ये पॉल्यूशन होती है, उसको तमाम स्टेप दिल्ली सरकार ले रही है। लेकिन हमारा ये कहना है कि क्या इतनी ही प्रोएक्टिव क्या यूपी की सरकार है, क्या इतनी ही प्रोएक्टिव क्या हरियाणा की सरकार है, क्या केंद्र सरकार को गर्जनिक भूमिका में नहीं आनी चाहिए। बार बार सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था कि ये सभी स्टेट्स को, नेबरिंग स्टेट को मिला करके एक कमेटी बने। जरा इनसे पूछिए कि कितनी बार मीटिंग हुई है पिछले एक साल में, कोई मीटिंग हुई कि नहीं हुई, क्या कभी किसी को बुलाया गया कि नहीं बुलाया गया। संजीव जी, मैं आपकी बात समझा, आपकी एमसीडी की भी जो जिम्मेदारियां हैं उनको तय करने की जरूरत है। जी, अगर नेबरिंग इनिशिएटिव की बात करेंगे, महेश जी आपको कुछ जवाब देना चाहते हैं। ईंट की चिमनी है, अगर वहां पे उससे पॉल्यूशन दिल्ली आता है। बिल्कुल, ईंट भट्टे हैं बहुत सारे। और ये महेश जी नहीं, हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इन लोगों ने खुद एक टेरी एजेंसी है जो टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उनको इन्होंने खुद अपॉइंट किया, पैसा दिया। उन लोगों ने खुद कहा कि ये 10 से 12% पराली से होता है जो यहाँ पर। दूसरी बात कि साहब, इन्होंने जो पैसे 1800-1900 करोड़ रुपए इकट्ठा किए, उसके जरिए जो रोड बनना चाहिए था, जो फ्लाईओवर बनना चाहिए था, जो डेवलपमेंट, या जिससे कि जाम ना हो, जाम होके जो पोल्यूशन, जो धुआं इकट्ठा होके बम बनता है, गुब्बारा बनता है, चैम्बर बनता है, उससे दिल्ली के लोगों को छुटकारा नहीं मिलता है। तीसरी बात की जो आउटर, जो जिस तरह का मैनेजमेंट होना चाहिए, जो टेरी ने सुझाया था, जिसको दिल्ली विधानसभा के पटल पे रखा गया, उससे भी ये मुंह मोड़ लिए। आज से 7 साल पहले इन्होंने एफिडेविट दिया साहब सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और उस एफिडेविट में इन्होंने जो लिखा वो सुन के आपको आश्चर्य होगा कि इन्होंने कहा कि हम पिछले विदिन 2 years हम पूरे दिल्ली का जो है ट्रैफिक मैनेजमेंट करके और सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करेंगे। अब ऐसी स्थिति परिस्थिति का निर्माण करके, झूठ बोल के, और लोगों को इस तरह से मतलब सासत में और उनकी दुश्वारियां बढ़ा देना, और फिर कहना है कि नोएडा और गाजियाबाद का पोल्यूशन जो है उसकी वजह से दिल्ली का पोल्यूशन बढ़ रहा है। कभी पराली का नाम ले लेना, कभी एमसीडी का नाम ले लेना। लेकिन एक संघीय ढांचे में महेश जी संघीय ढांचे में कितनी बार होता है संघीय ढांचा? नहीं, संघीय ढांचा ये होता है महेश जी कि आप एक कोऑर्डिनेशन एजेंसी की तरह काम भी करें। आप उत्तर प्रदेश, दिल्ली की सरकार और हरियाणा की सरकार को एक फोरम पर लेके आए। क्या ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारियों का हिस्सा नहीं है क्या? नहीं, इस तरह का कोई इंटरफेरेंस संघीय ढांचे में नहीं किया जाता। किसी के अधिकार क्षेत्र में जाकर आप उसके संवैधानिक अधिकारों का हनन करें, ये किसी भी तरह से मंजूर नहीं है। पर्यावरण मंत्रालय का ऐसी जिम्मेदारी नहीं बुला रहा है। क्या सुप्रीम कोर्ट आपसे ये नहीं कह रहा है कि आप अपनी जिम्मेदारियों को मानिए? ये तो आप बिल्कुल वैसी बात कर रहे हैं जो दिल्ली की सरकार कर रही है कि हम एमसीडी के पास अपना, एमसीडी की सरकार जिम्मेदार है। जब पॉल्यूशन तो आपको भी उतना ही प्रभावित करता होगा महेश जी जितना आम आदमी पार्टी के लोगों को प्रभावित करता है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ी सी वक्त की कमी पड़ गई आज, जिसकी वजह से हम ये चर्चा उतनी विस्तार से नहीं कर पा रहे हैं। आप तीनों से माफ़ी मांगता हूं कि उतने अच्छे से चर्चा नहीं हो पाई, वक्त की कमी। बहुत बहुत शुक्रिया अविकल आपका भी, महेश जी आपका, और संजीव आपका भी।
और जो कुछ लोग ऐसे भी हैं इस प्रदूषण को कम करने के लिए दिन रात लगे हुए हैं, उसमें उन लोगों को भी हमें देखना होगा जो कि पड़ोसी राज्यों से कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली में पराली का धुआं नहीं आए। तो ये खबर उनके लिए है जो देखें कि किस तरीके से पड़ोसी राज्यों में कुछ लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, जिसमें हमें जो तस्वीरें मिली हैं वो फतेहाबाद की मिली हैं, जहां पर हमने देखा है कि एक अधिकारी जो हैं हरियाणा के फतेहाबाद प्रशासन में, वो खुद जाकर पराली की आग बुझवाने का काम कर रहे हैं। कृषि अधिकारी राजेश सिहाग ने अपने हाथों से खुद से पराली की आग को बुझाने का काम किया है और किसानों के चालान काट रहे हैं, एफआईआर भी दर्ज करने के आदेश दिए हैं, जिसके चलते ये सब मुमकिन हो पा रहा है। इधर हरियाणा सरकार ने 4 जिलों गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर में 17 नवंबर तक सभी स्कूलों को बंद रखने का फैसला किया है।